दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। दरअसल आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति जो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है बिधुन, जो कानपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बिधुन थाने के अंतर्गत एक गांव आता है खेरसा, और इसी खेरसा गांव का रहने वाला है दिनेश अवस्थी, जो अपने छोटे भाई मनोज अवस्थी के साथ रहता है। दरअसल दिनेश जो ट्रक चलाने का काम करता है, तो वहीं उसका छोटा भाई मनोज जो अपने ही इलाके के ईंट भट्टों पे मेहनत मजदूरी का काम करता है। दिनेश के पिता का नाम है राजकुमार अवस्थी। दरअसल राजकुमार अवस्थी जो मूल रूप से लखीमपुर के सेनारूप गांव के रहने वाले हैं। राजकिशोर के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री के अलावा 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है दिनेश, दूसरा बेटा मनोज और सबसे छोटा बेटा मायानंद। दरअसल राजकुमार का जो ससुराल इसी खेरसा गांव में पड़ता है, जहां पे उसे कुछ तड़के पे ज़मीन मिलता है। इसी ज़मीन पे राजकुमार का बड़ा बेटा दिनेश और छोटा बेटा मनोज एक साथ रहते हैं, और दिनेश के माता पिता और छोटा भाई मायानंद जो अपने पैतृक गांव में रहते हैं। दरअसल दिनेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो चुकी है, पर बावजूद इसके दिनेश की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। दरअसल एक दिन दिनेश जो सीतापुर के लहरापुर गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है, तो वहीं पे दिनेश की पहली बार मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम है पूनम। पूनम जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो देखने में खूबसूरत भी है, लेकिन एक नंबर की बिगड़ेल लड़की है, क्योंकि पूनम के अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से पूनम की भी शादी नहीं हो रही थी। पूनम के पिता रघुवीर भी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कई जगहों पे बातचीत कर चुके थे, पर कहीं पर भी रिश्ता तय नहीं हुआ था। दिनेश जब पहली बार पूनम को देखता है, तो पहली बार में उसे पसंद ही नहीं करता है, बल्कि उसके बाद से दिनेश और पूनम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और आखिरकार साल 2023 के जनवरी महीने में दोनों मंदिर में जाकर के प्रेम विवाह कर लेते हैं। दोनों जब शादी करते हैं, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी मालूम नहीं चलता है, पर कुछ दिनों के बाद जब दोनों के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो कोई विरोध भी नहीं करता है। दिनेश जब पूनम से शादी कर लेता है, उसके बाद से खेरसा गांव अपने घर पे आ जाता है और फिर अपनी पत्नी और छोटे भाई मनोज के साथ रहने लगता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है। बात कर रहा हूँ मैं 23 अप्रैल 2024 की सुबह सुबह। दरअसल दिनेश जो अचानक कहीं गायब हो जाता है। जब पूनम अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, तो दिनेश का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। देर शाम तक भी दिनेश जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, उसके बाद से दिनेश का छोटा भाई मनोज और उसकी भाभी पूनम दिनेश को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। हर जगहों पे जा कर के तलाश करते हैं, पर बावजूद इसके दिनेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और आखिरकार सुबह भी हो जाती है। दरअसल अगले दिन भी दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जब दिनेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद से मनोज अपनी भाभी को लेकर के अपने माता पिता के पास चला जाता है। पर जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 26 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह इसी खेरसा गांव के बाहर तालाब में एक व्यक्ति का डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जब इस बात की जानकारी बिधुन थाने में देते हैं, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, और जब उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि दिनेश ही था।
पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दिनेश के शरीर पे किसी तेज धार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल उसके हाथ पैर भी बंधा हुआ था। गांव के लोग जब उस डेड बॉडी के देखकर पहचान कर लेते हैं, कुछ लोग तुरंत उसी वक्त ही मनोज के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से जब पूछताछ करते हैं तो मालूम चलता है कि एक दिन पहले ही मनोज अपनी भाभी को लेकर के अपने माता पिता के पास जा चुका है। हालांकि इस बात की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलता है, पड़ोसियों से ही पुलिस दिनेश के पिता राजकुमार का मोबाइल नंबर ले लेती है और फ़ोन करके सारी बात बता देती है। इधर राजकुमार को जब मालूम चलता है कि किसी ने उसके बेटे की हत्या कर दिया है, उसके घर में कोहराम सा मच जाता है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार का पूरा परिवार भी घटनास्थल पर पहुंचता है और जब डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब इस बारे में दिनेश के पिता राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस जब राजकुमार के दूसरे बेटे मनोज और उसकी बहू पूनम के बारे में पूछताछ करती है तो राजकुमार पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, वो दोनों तो मेरे घर पे भी नहीं आए हैं। इसीलिए पुलिस अब दोनों के नंबर पे फ़ोन करती है। पर पुलिस मनोज के साथ साथ पूनम के नंबर पे भी जब फ़ोन करती है तो अब दोनों का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से अब पुलिस को ये शक हो जाता है कि कहीं दिनेश की हत्या में ये दोनों भी तो नहीं शामिल है। इसीलिए पुलिस अब इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और लगभग 5 महीनों का समय गुजर जाता है। इन 5 महीनों में ना तो इनका कभी मोबाइल ऑन होता है और ना ही इन दोनों का कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए पुलिस मनोज के साथ साथ पूनम के भी मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 1 महीने के बाद 5 नवंबर 2024 को दिनेश का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। दरअसल 5 नवंबर को दिनेश के मोबाइल का लोकेशन जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बाबा बागेश्वर धाम के आश्रम का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ मध्य प्रदेश के अंतर्गत बाबा बागेश्वर धाम के आश्रम में जाती है और वहां से पूनम के साथ साथ मनोज को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब इन दोनों से दिनेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो दोनों इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पूनम अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से पूरी कहानी बता देती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 8 महीने पहले, जब पूनम दिनेश से शादी करके उसके घर पे जाती है। चूँकि दिनेश और पूनम में उम्र का लगभग 10 सालों का फासला होता है, पर बावजूद इसके दिनेश पूनम से काफ़ी प्यार करता है। शादी जब करके दोनों अपने घर पे पहुंचते हैं, शुरू में समय तो बेहतर तरीके से गुजरता है, पर जैसे ही लगभग 4 महीनों का समय गुजरता है तब जाकर के पूनम को लगता है कि उसने दिनेश से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल जब 4 महीनों का समय गुजर जाता है, उसके बाद से दिनेश भी अपने कामों में व्यस्त हो जाता है और फिर अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पूनम की अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है। पूनम को जब अपने पति से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, उसके बाद से पूनम फिर से अपना पहला रूप सामने लाती है और इधर उधर ताक झाँक करना शुरू कर देती है। दरअसल पूनम की जब अपने सगे देवर मनोज के ऊपर नज़र जाती है तो देवर को ही देख करके पूनम की नीयत बिगड़ जाती है। दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता जो कि पहले ही से था, इसी रिश्ते का फ़ायदा उठा करके अब पूनम मनोज से हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में ही कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनने के बाद मनोज को भी समझने में देर नहीं लगता है कि पूनम उससे चाहती क्या है। चूँकि मनोज भी जो कि उसी के हम उम्र का था, शादीशुदा नहीं था, इसलिए मनोज भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद एक दिन घर के अंदर ही मनोज और पूनम के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है और आखिरकार एक दिन उड़ती हुई ये खबर दिनेश के कानों तक पहुंच जाती है।
दिनेश को जब पड़ोसियों के माध्यम से इस तरह की बातें मालूम चलता है, दिनेश जब शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचता है तो अपनी पत्नी पूनम से पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही अपने भाई को लेकर के पत्नी से पूछताछ करता है तो पूनम उल्टा ही अपने पति के ऊपर भारी पड़ जाती है। दरअसल पूनम अपने पति को ही फटकार लगाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उस वक्त दिनेश अपनी पत्नी की बात मान तो लेता है, लेकिन वाकई में दिनेश को अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए दिनेश अब पूनम के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। और जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन घर के अंदर ही दिनेश अपनी पत्नी और छोटे भाई मनोज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दिनेश जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, अपने भाई को घर से तो निकाल ही देता है, पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। जब पूनम की पिटाई करना शुरू करता है, उसके बाद से पूनम भी तुरंत ही अपना हाथ जोड़ करके पति के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है। चूँकि दिनेश को भी लगता है कि उसकी पत्नी ने पहली बार गलती की है, इसीलिए दिनेश अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। लेकिन उसका छोटा भाई मनोज जो अपने माता पिता के पास चला जाता है, उसके बाद से फिर से पहले के जैसे समय गुजरने तो लगता है, पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, जब पूनम को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका पति उसके ऊपर शक नहीं कर रहा है, एक दिन पूनम फिर से अपने देवर मनोज के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ और आकर के अपनी भैया से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो। जब मनोज को समझाती है, मनोज भी पूनम की बात मान लेता है। आखिरकार एक महीने के बाद जब अपने भाई के पास जाता है तो जाते ही सबसे पहले उसका पैर पकड़ लेता है और रोते हुए अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है। इसीलिए दिनेश अपने भाई को भी माफ़ कर देता है। उसके बाद से मनोज फिर से अपने भाई भाभी के साथ रह करके बगल के ईंट भट्टों में काम करने लगता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, उसके बाद से पूनम और मनोज फिर से पहले वाले दिन वापस ला देते हैं। दरअसल दिनेश जब अपने काम पे चला जाता है, उसके बाद से घर के अंदर दोनों ही मज़े से अपना समय काटने लगते हैं और आखिरकार पूनम और मनोज दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों शादी तक करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन दिनेश के रहते हुए ये संभव नहीं था, इसीलिए दोनों एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। 23 अप्रैल 2024 को शाम के वक्त जब दिनेश अपने घर पे पहुंचता है, वो काफ़ी नशे की हालत में पहुंचता है। खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। इधर पूनम जब देखती है कि उसका पति गहरी नींद में सो चुका है, चुपके से वहाँ से उठती है और आधी रात को मनोज के कमरे में चली जाती है। पर जैसे ही 2 घंटे का समय गुजरता है, रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास दिनेश की आँख खुल जाती है और जब अपने बेड पे पूनम को नहीं देखता है, दिनेश को भी पूरा यकीन हो जाता है कि पूनम उसके भाई के कमरे में गई होगी। इसीलिए दिनेश मनोज के कमरे के गेट पे जाकर के खड़े होकर के इंतज़ार करने लगता है। करीब 1 घंटा के बाद रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास पूनम जब गेट का दरवाज़ा खोलती है और जब अपने सामने पति दिनेश को देखती है तो देखने के बाद एकदम से घबरा जाती है। लेकिन दिनेश जब दूसरी बार अपनी पत्नी और भाई को एक साथ देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। इसीलिए गुस्से के मारे दिनेश अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। पर जैसे ही हाथ उठाता है, उसका छोटा भाई मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है और इधर पूनम मनोज से कहती है कि तुम देख क्या रहे हो, दरअसल ये तमाशा आज ही खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी। दरअसल उसी वक्त ही पूनम भाग करके किचन में जाती है और किचन से एक तेजधार हथियार को लेकर के आती है और उसी हथियार से दोनों मिल करके दिनेश के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से दिनेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दिनेश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से दोनों मिल करके दिनेश के हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देते हैं। उसी रात को ही उस डेड बॉडी को साइकिल पर लोड करके घर से निकलते हैं और गांव से बाहर जा कर के तालाब में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों जब घर पे आते हैं, घर की बेहतर तरीके से सफाई करते हैं और साथ ही साथ दिनेश का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, उसके बाद से पूनम और मनोज अपना नाटक करना शुरू कर देते हैं। दरअसल अगले दिन शाम के वक्त पूनम पड़ोसियों के घर पे जाती है और पड़ोसियों से झूठ बोलते हुए कहती है कि क्या आप लोगों ने मेरे पति दिनेश को कहीं देखा है।
जिसकी वजह से पड़ोसियों को भी लगता है कि शायद दिनेश कहीं चला गया है। 2 दिन इंतजार करते हैं और 2 दिन के बाद 26 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह मनोज उसी तालाब में जाता है अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के लिए। तो देखता है कि वो डेड बॉडी पानी के ऊपर आ चुका है। इसीलिए मनोज लाठी के माध्यम से उस डेड बॉडी को पानी के नीचे दबाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी देखता है कि गांव के कुछ लोग उधर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए मनोज उस डेड बॉडी को पानी के ऊपर ही छोड़ देता है, फौरन भाग करके घर पे जाता है और पूनम से सारी बात बताने के बाद, घर में ताला लगाने के बाद पूनम को अपने साथ लेकर के लखीमपुर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद दोनों ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। दरअसल लखीमपुर में ही अपने रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन तक ठहरते हैं। उसके बाद से वहाँ से चित्रकूट चले जाते हैं और चित्रकूट में कुछ दिन ठहरने के बाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत बाबा बागेश्वर धाम के आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पे दोनों अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। और फिर अपना जीवन यापन करने के लिए जो आश्रम के सामने चाय की दुकान होती है, वहीं पे दोनों अपना रोजगार ले लेते हैं। दिन भर दोनों चाय की दुकान पे काम करते हैं और रात्रि के समय आश्रम में आ जाते हैं और बेहतर तरीके से अपना समय गुजारने लगते हैं। जब 6 महीने का समय गुजरता है, मनोज को लगता है कि अब शायद सारा मामला रफा दफा हो चुका होगा। इसीलिए करीब 6 महीने के बाद 5 नवंबर 2024 को मनोज अपना मोबाइल ऑन करता है किसी से बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसे ही मोबाइल को ऑन करता है, उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। वाकई में पूनम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस पूनम के तहरीर पे मनोज को भी गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सैफ अली। सैफ अली जो सुपौल बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं आशीष यादव। आशीष यादव जो सिरसागंज के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं HR पटेल। HR पटेल जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं दानपाल वर्मा। दानपाल वर्मा जो मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।